सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर होगा तरुण दास को। तो अभी सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है थर्मन षणमुगरत्नम, अभी उन्होंने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं ये भारत की यात्रा पर है और यहीं पर उन्होंने दिल्ली में ये पुरस्कार तरुण दास को प्रदान किया है। तो ये जो पुरस्कार है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति और सामुदायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हो। तो आप कह सकते हो तरुण दास ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, क्योंकि उनसे पहले ये सम्मान स्वर्गीय रतन टाटा जी को मिल चुका है। एकमात्र वो भारतीय थे जिनको ये सम्मान मिला था। अब दूसरे भारतीय बन गए तरुण दास। तो ये नाम याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आपको याद दिला दूं पिछले साल ही हमने पढ़ा था प्रशांति राम का नाम, और ये सिंगापुर में भारतीय मूल की है और इन्होंने सिंगापुर में साहित्य पुरस्कार जीता था अपनी लघु कहानी के लिए जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ियां। ये हमने पढ़ा भी था प्रश्न। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बात करें डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। हमारे शूटर है अभिनव बिंद्रा, उनको भी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला था। राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला। अलेक्जेंडर दुन अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। चलो बताओ इसरो के भी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 मिला मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था, मध्य प्रदेश सरकार देती है ये सम्मान, ये प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में। रघुपति भट्ट को दिया गया। विभव तालुकदार हैरी मैसेल पुरस्कार मिला, IUCN देता है ये पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार जो कि यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है 2 जनों को मिला था, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेस को, ये वेनेजुएला के हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था विक्टोरिया केयर थिलविग ने, ये डेनमार्क से हैं। डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स हैं ये, ठीक है। तो ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में आया भी था, इनसे देश का नाम पूछा था, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा PV सिंधु को। आप जानते हो हमारी बैडमिंटन प्लेयर हैं ये PV सिंधु, और अभी इन्हीं को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। PV सिंधु से 2-3 पॉइंट में आपको बता दूं, पिछले साल ये 2-3 प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। एक तो एक वेलनेस ब्रांड है हूप, उसकी बनी थी। एक न्यूट्रिशन ब्रांड है ग्रीन डे, उसकी बनी थी। और हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने तंबाकू नियंत्रण के लिए, टोबैको कंट्रोल के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और अब हम पढ़ रहे हैं 2025 में। 2025 में ये पहला ब्रांड एम्बेसडर से हमारा प्रश्न है कि प्यूमा इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो PV सिंधु को। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था एक टायर का ब्रांड है यूरो ग्रुप, उसने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। चलो जो अभी तक हमने करंट अफेयर्स में ब्रांड एम्बेसडर से पिछले साल प्रश्न पढ़े थे वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो एक तो याद होगा सोनू सूद थाईलैंड में ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। रश्मिका मंदाना साउथ की एक्ट्रेस हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मनु भाकर शूटर है और इनको शिपिंग मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। शिखर धवन भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया भी था। और ये PV सिंधु, ये तीनों मैंने अभी आपको बताई दिए है ना। बाकी आदित्य राय बिस्लेरी ने एक अपना नया ब्रांड शुरू किया है लिमोनाटा, कोल्ड ड्रिंक की तरह ही है, और उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आदित्य राय कपूर, वो आशिकी 2 वाले। उसके अलावा प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शामी को भी बनाया था। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसने चेतन भगत को बनाया। बिस्लेरी ने दीपिका पाडुकोन को। बोट कंपनी ने रणवीर सिंह को। फिट इंडिया मूवमेंट ने नरेंद्र कुमार यादव को। एवर रेडी बैटरी ने नीरज चोपड़ा को। BPCL का एक स्पीड पेट्रोल ब्रांड आता है, उसने भी नीरज चोपड़ा को बनाया था। स्पेस इंडिया ने संजना सांगी को। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को। मुथूट ग्रुप ने शाहरुख खान को।
उसके अलावा ये ब्रिटिश एक्टर है थियो जेम्स, तो यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी ने इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया था। प्यूमा इंडिया ने 2 भारतीय क्रिकेटर है रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को भी पिछले साल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उसके अलावा 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत आनंद कुमार को बनाया था सुपर 30 वाले, और श्री राम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने थे। तो पिछले साल ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स वाले प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो अभी मणिपुर में गान नगाई फेस्टिवल मनाया गया। ये जेलियान ग्रोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव है जो अभी 12 जनवरी 2025 को मणिपुर में मनाया गया। गान नगाई का मतलब होता है सर्दियों के मौसम का त्योहार। ये एक तरह से फसल कटाई के बाद का त्योहार होता है और आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में ये मनाया जाता है। कह सकते हो ये त्योहार पुराने वर्ष की समाप्ति और नए वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। 5 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। गान नगाई महोत्सव इसका नाम है, मणिपुर में मनाया गया, याद रखना है आपको। अब मैं आपको सीधे मणिपुर लेकर के चलता हूँ। तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो कैपिटल इम्फाल हो गई है, गवर्नर हो गए हैं अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगर पूछे ना किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है तो मणिपुर आंसर करना। मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी और दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क यहीं पर है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क उसको कहते हैं। यहाँ का मार्शल आर्ट क्या है मणिपुर का, थांगटा है। और देखो आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था लोकटक झील उनके एग्जाम में पूछी गई थी, BRSI के एग्जाम में आया था। अब यहाँ पे और कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक संगई फेस्टिवल होता है, यहाँ का राजकीय पशु है संगई, एक प्रकार का हिरण है, तो उसी के नाम पर ये फेस्टिवल है। लाई हरौबो फेस्टिवल हो गया, नट संकीर्तन हो गया, याओसांग हो गया या योशांग बोल दो, हुनथड़ो फेस्टिवल हो गया, ये भी एग्जाम में आ गया। शुमंग लीला फेस्टिवल हो गया, गान नगाई हो गया, जो हम आज पढ़ रहे हैं वो गान नगाई ही है। शिरुई लिली महोत्सव हो गया, कचाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई फेस्टिवल, मेरा हऊ चोंगबा फेस्टिवल और निंगोल चक्कोबा त्योहार, ये सब मणिपुर के हैं, तो ध्यान रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरा वर्ष यानी कि ड्यूअल ईयर के रूप में घोषित किया है, तो आंसर होगा स्पेन। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, अभी उन्होंने घोषणा की है कि भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पिछले साल स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन है स्पेन के प्रेसिडेंट, पेड्रो सांचेज। तो वो जब पिछले साल भारत की यात्रा पर आए थे तब भी हमने ये प्रश्न पढ़ा था इस तरह का कि ये इन्होंने घोषणा की है कि 2026 को भारत और स्पेन मिल करके संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। उसके अलावा स्पेन ये भारत में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा, कहाँ पर, बंगलुरु में, और हम कहाँ पर खोलेंगे, स्पेन के बार्सिलोना में। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से हमने क्या देखा, भारत और स्पेन मिलकर के 2026 को दोहरा वर्ष ड्यूअल ईयर के रूप में मनाएंगे, या यूं कह दूं संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। अब इसी तरह से कुछ और प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा AICTE ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया था। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया था। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स आप जानते ही हो। उसके अलावा अभी रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स भी घोषित किया था। ठीक है, तो इसी तरह के जितने भी प्रश्न थे वो एक साथ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और इसमें 2-3 प्रश्न एग्जाम में आ भी चुके हैं। मैंने अपनी जो PYQ वाली सीरीज होती है उसमें आपको करवाया हुआ है, तो ये ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PDF देता हूँ, वहाँ पे ये सारी शीट्स जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो सब उपलब्ध होती है, वो भी बिल्कुल फ्री में डिटेल्ड PDF आपको मिलती है। कहाँ मिलेगी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दो, अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं क्रैक एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को। ऐसे आपको नाम से नहीं मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओगे। बाकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जब भी वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शाम को कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जो PYQ सीरीज आती है कब आती है, मैंने आपको बताया उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आप अपने एक तो क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाएगा, तो आपको वीडियो का पता लग जाएगा या जो भी अपडेट होगा उसका पता आपको लग जाएगा। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनको अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और इस कमीशन में 9 सदस्य ही हैं, जिसमें से 6 महिलाएं हैं, और जो हमारे स्टार जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, वो भी इस कमीशन में शामिल हैं। देखो, अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करें, उन्होंने 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पेरिस में हुए थे उसमें लॉन्ग जंप में ब्रोंज जीता था। वे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है। 2005 में वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल्स में गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था। लॉन्ग जंपर है वो। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है 2002 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2003 में मिल चुका है। पद्मश्री उनको 2004 में मिल चुका है। बाकी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, जिसकी स्थापना होती है 1943 में, और 2010 से पहले इसको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलो कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपसे पूछे अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने, तो अनुराग गर्ग। नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के CMD बने विजेंद्र प्रताप सिंह। IRFC के CMD बने थे मनोज कुमार दुबे। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा। भारतीय तटरक्षक बल के इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बने 26वें नंबर के S परमेश शिवमणि। और राष्ट्र महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर बनी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल बने। HSBC की चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी पाम कौर, जो कि भारतीय मूल की हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने TV नरेंद्रन, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार बने थे। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति के तीसरे दिन पारंपरिक उत्साह और खुशी के साथ मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया। इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो मवेशियों की पूजा करते हैं और जो कृषि उपकरण होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो कनुमा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा, मवेशियों से, पशुओं से 2-3 त्योहार आप और लिंक कर पाओगे। एक तो जल्लीकट्टू होता है, वो भी पशुओं से संबंधित है। उसमें जो बैल होता है उसको कंट्रोल करना होता है, जल्लीकट्टू है ना। ये कहाँ मनाते हैं ये आपको बताना है। और एक होता है कंबाला उत्सव, जिसमें भैंसों की दौड़ होती है ना, वो भी पशुओं से संबंधित हो गया, वो बताना वो कहाँ मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल और होता है, वो नेपाल में मनाया जाता है। वो हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें लाखों की तादाद में पशुओं की हत्या की जाती है। ठीक है, तो वो नेपाल में होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप एक काम करो, उस महोत्सव का नाम बताओ, उस फेस्टिवल का नाम बताओ। तो ये 3 तरह के प्रश्न यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिए। बाकी हमारे प्रश्न पे आते हैं। कनुमा महोत्सव, यहाँ पे पशुओं की पूजा करते हैं, उनके साथ खेलते नहीं है, उनकी हत्या नहीं करते, उनकी पूजा करते हैं। अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो चलो तेलंगाना लेकर के चलता हूँ मैं आपको। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो गई और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना आपको पता है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। कब? 2 जून 2014 को। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, इंडियन रोलर हो गया। पशु जिंका यानी हिरण हो गया। वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, और राजकीय उत्सव यहाँ का सदर सम्मेलन हो गया। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न हम देखें तो कनुमा त्योहार, यही हम पढ़ रहे हैं आज। बथुकम्मा फेस्टिवल भी होता है, फूलों का त्योहार जिसको कहते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। बोनालू उत्सव हो गया। मेदराम जात्रा महोत्सव हो गया। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यही है। अलाई बलाई महोत्सव भी यहाँ मनाया गया था। अभी इंडियन ट्रेवल अवार्ड्स में एयरपोर्ट का अवार्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला था, ये हैदराबाद में ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में टॉप जो स्टेट है वो तेलंगाना है। टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय स्थान है। एक हैदराबाद है, हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री, एक हिमाचल प्रदेश और एक मुंबई से है।
बाकी टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना यहाँ शुरू हुई। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद में आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना था। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना बना। और रक्षा मंत्री जी ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले रडार स्टेशन की आधारशिला रखी थी। उसके अलावा गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया। वे राजगोंड जनजाति से थे, तेलंगाना से। उसके अलावा रायतू भरोसा योजना भी यहाँ पर शुरू हुई थी, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके अलावा नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष अभी पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया और इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में है। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में आएगा यहाँ से प्रश्न, या तो अध्यक्ष पूछ लें या मुख्यालय पूछ लें। उसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों सोलर प्लांट्स की स्थापना का लक्ष्य रखा है तेलंगाना ने। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो अभी केंद्र सरकार ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। वे अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा, इनके अलावा अब बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का पद खाली हो गया ना, तो केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। वे अभी तक तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, तो दो तरह के अपॉइंटमेंट हमने देखे यहाँ पे। दिल्ली हाईकोर्ट में तो बन गए देवेंद्र कुमार उपाध्याय और बॉम्बे हाईकोर्ट में बन गए कौन? आलोक अराधे। देखो, पहले हम हाईकोर्ट की बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 तक। भारत में टोटल हाईकोर्ट आपको 25 मिलेंगे। 25वां अमरावती हाईकोर्ट है। और हाईकोर्ट में पहली महिला जज अगर पूछें तो वो अन्ना चांडी रही केरल हाईकोर्ट से। और पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो लीला सेठ रही थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। अगर पूछे हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बना था रांची झारखंड में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था केरल हाईकोर्ट मलयालम भाषा में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम बना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ था? केरल के कोल्लम में। तो ये हाईकोर्ट से संबंधित कुछ स्टैटिक और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करवा दिए। और अभी हाईकोर्ट में जो नए चीफ जस्टिस कुछ अपॉइंट हुए थे वो भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बीच बीच में चेंज होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार रिचेक जरूर कर लेना। जैसे अभी झारखंड हाईकोर्ट के बने थे MS रामचंद्र राव। दिल्ली में तो आज हमने देख ही लिया, देवेंद्र कुमार उपाध्याय बन गए। अब मध्य प्रदेश में बने थे सुरेश कुमार केत। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में ताशी रबस्तान। मेघालय हाईकोर्ट में इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। मद्रास हाईकोर्ट में KR श्रीराम। केरल हाईकोर्ट में नितिन मधुकर जामदार। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नरेंद्र जी। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में GS संधावालिया। अच्छा, इसी तरह से 2-4 और करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं न्यायालय से। देखो, एक तो ये तो हमने देख लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला। उसके अलावा ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। अभी सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST समुदाय के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया? EV नया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। ये ध्यान रखना। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे 10 मार्च को। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला देश दुनिया का पहला देश बना था कौन सा? मैक्सिको। तो ये भी करंट अफेयर्स के प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो अभी स्मृति मंधाना ने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ये उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ वनडे में निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में हासिल की है। उन्होंने केवल 70 गेंदों में शतक पूरा कर लिया।
और इस तरह उन्होंने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों में शतक लगाया था और स्मृति मंधाना ने मात्र 70 गेंदों में लगा दिया। स्मृति मंधाना से अभी हमने पढ़ा था कि वे वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी थी। उसके अलावा पिछले साल एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर भी बनी थी। कितने शतक लगाए थे? 4 शतक लगाए थे। चलो इसी तरह से कुछ और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने अभी सचिन तेंदुलकर को खेल में उनके योगदान के लिए एमसीसी की मानद सदस्यता से सम्मानित किया था। अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप 2024 ये पहला एडिशन था जो कि मलेशिया में हुआ था, भारत ने जीता था, बांग्लादेश को हराया था। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 में जो होंगे होस्ट करेगा पाकिस्तान। 2025 में जो आईसीसी मेंस चैंपियनशिप है उसको भी पाकिस्तान होस्ट करेगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो मैच है वो होंगे दुबई में। 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भारत होस्ट करेगा। 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होंगे। उसके अलावा सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई सचिव बन गए देवजीत सेकिया। ईरा जाधव के बारे में पढ़ा था, मात्र 14 वर्ष की है, अभी अंडर 19 क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। और स्मृति मंधाना से ये दोनों प्रश्न मैंने आपको करवा दिए, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी परशुराम कुंड मेला 2025 ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध परशुराम कुंड लगता है। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाकों में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। ये भगवान परशुराम को समर्पित है जो कि हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, परशुराम कुंड मेला कहाँ लगता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेले यानी कि फेयर जो हुए करंट अफेयर्स में हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अरुणाचल प्रदेश के भी मैं आपको दर्शन करा दूं। ले चलता हूँ आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो कैपिटल ईटानगर होती है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हो गए, गवर्नर है केटी परनायक। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 दर्रे माउंटेन पास आपको मिलेंगे, बोमडिला दर्रा, दिफू, तेहांग और ये योंगयापी है। बाकी यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क मिलेगा, मॉलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व मिलेगा। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है, गयाल है, पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, फूल है द्रौपदी माला, वृक्ष है होलांग। और आपको याद होगा अभी अरुणाचल प्रदेश में ही ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल भी मनाया गया। भारतीय सेना ने आंध्र प्रदेश और पिछले साल भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ही त्रिसेवा अभ्यास है पूर्वी प्रहार इसका भी आयोजन किया था। और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन करने वाला ये पहला पूर्वोत्तर राज्य भी बना था। वैसे अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है ना, या यूं कह दूं देश का सबसे पूर्वी बिंदु, वो है किबिथू। और जितने भी 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ा है ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि या भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि भी कहते हैं। इस पे एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी आगे शायद लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो। आरआरबी ग्रुप डी में इसी तरह का प्रश्न आया था, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? सब लगा देंगे अरुणाचल प्रदेश, आंसर होगा इसका। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मठ पोटाला पैलेस तिब्बत में है। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई। मैंने कुछ मेले आपको रिवाइज करवाने के लिए बोला, तो चलो आपको रिवाइज करवाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेले। एक अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आपको याद होगा, हरियाणा फरीदाबाद में लगता है ये। सरस मेला जम्मू कश्मीर में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, माघी मेला पंजाब में, माघ मेला प्रयागराज में, झींगा मेला पंजाब में, लक्की मेला राजस्थान के सीकर में, गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर, श्रावणी मेला देवघर झारखंड, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार लगा था नई दिल्ली में, हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में, अंबुबाची मेला असम में, मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। मैंने आपको बताया भी था कुंभ के बाद सब दुनिया का सबसे बड़ा ये मेला है। और कुंभ मेला आप जानते ही हो अभी लग रहा है प्रयागराज में। वैसे 4 जगह लगता है ये हर 12 साल के अंतराल में, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचंडी मेला मेरठ में, सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। तो यहाँ पे 16-17 इंपॉर्टेंट मेले हमने और रिवाइज कर लिए, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा अजीत कुमार मोहंती। तो अजीत कुमार मोहंती को अभी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी भी हैं।
तो इनका नाम ध्यान में रखना। बाकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गवर्निंग बॉडी है जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना होती है 3 अगस्त 1948 में और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे ना वो होमी जहांगीर भाभा थे और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन लिखे हैं, हर बार मैं आपको ऑप्शन भी रिवाइज कराता हूँ। आज एक काम करता हूँ, ये तीनों मैं आपसे होमवर्क के रूप में पूछ लेता हूँ। वी रामसुब्रमण्यम, संजय मूर्ति और अरविंदर सिंह सहानी, ये भी क्या बने हैं ये आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अब हमारा प्रश्न में हमने बात करी थी परमाणु ऊर्जा आयोग की। परमाणु यानी कि न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर यानी कि परमाणु से कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में आए हुए प्रश्न कुछ। तो पहले तो ये देखो, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। फादर ऑफ एटॉम बॉम्ब, अभी जो ओपेनहाइमर मूवी आई थी वही है। फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब एडवर्ड टेलर। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी। तो ये मिलते जुलते हैं, तो मैंने एक साथ आपको लिखवा दिए, इनको ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर आपसे पूछते हैं कि वह कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट करता है, पोलोनियम आंसर होगा। भारत में किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार है, भारत में पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा थोरियम। और मनुष्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम 40 है। और 123 एग्रीमेंट का संबंध किससे है, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से, जो कि 2008 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि हम जो न्यूक्लियर है उसका शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बिजली बना सकते हैं, हथियार नहीं बनाएंगे। इसमें हमारी तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे और वहां से जॉर्ज बुश थे। और ये तीनों के तीनों चारों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि जो शाम को मैं आपकी PYQ वाली सीरीज लेकर के आ रहा हूँ उसमें मैं करवाता गया हूँ, उसमें स्टैटिक प्रश्न तो कराता हूँ, लेकिन किस तरह के स्टैटिक प्रश्न। तो जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से बनने वाले जो स्टैटिक प्रश्न है, भाई क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं, उसमें से वो स्टैटिक प्रश्न जो आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले मैं वहां पे कराता हूँ। कुछ ऐसे भी करवा देता हूँ जो नहीं पूछे गए लेकिन मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं। अब जैसे अभी आज का प्रश्न में था परमाणु ऊर्जा की, हमने बात करी, परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करी ना, नियुक्ति हुई है, तो यहाँ पे परमाणु शब्द मैंने पकड़ा, न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर से कि ये क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इसमें से ये कुछ प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं ये आपके सामने लेकर के आ गया वहां पे। ठीक है, तो वहां पे इस तरह के स्टैटिक प्रश्न रखता हूं मैं जो आपके करंट अफेयर से संबंधित, करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं। अब बात समझ में आ गई। और वो क्लास डेली नहीं हो पा रही है, कल भी मैंने उसका रीजन बता दिया था, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, कल मैंने बता दिया था, पूछते क्यों हैं? अगर मैं बता देता हूं वीडियो में फिर भी पूछते हैं, इसका मतलब या तो आप वीडियो ध्यान से नहीं सुनते हो या पूरा वीडियो नहीं देखते हो। तो एक बार फिर बता देता हूं, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, टाइम की कमी के कारण डेली में नहीं डाल पाता हूं, या दूसरा कारण ये होता है कि जैसे आज के करंट अफेयर सेशन से जो मैंने स्टैटिक क्वेश्चन ढूंढे या मुझे मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, वो बहुत कम है, इतने कम है कि उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बना सकता। तो उसके लिए 2-3 वीडियोस से इकट्ठे करके फिर 2-3 वीडियोस के क्वेश्चन का एक वीडियो मैंने बना दिया, ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि डेली वीडियो नहीं आ रहा, 2 दिन में एक बार आ रहा है, डेली आना चाहिए। जब भी वीडियो आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो तो आएगा नहीं रेगुलर, जब तक आपके एग्जाम है, जब तक वीडियो बनते रहेंगे, जैसा भी होगा 2 दिन में एक बार आएगा, 3 दिन में एक बार आएगा। आपके पास तो एक नंबर ऑफ कलेक्शन अच्छे क्वेश्चंस का हो जाएगा ना, उनको करके चल जाओ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, क्वालिटी के पीछे नहीं भागते। तो ऐसा नहीं करो। मेरे पास जब भी टाइम होगा और जब भी क्वेश्चन बनाने, मतलब वीडियो बनाने लायक क्वेश्चन मेरे पास इकट्ठे होंगे, मैं वीडियो आपको बना करके दूंगा। लेकिन आप वीडियोस को सपोर्ट भी करो। आप लोग वीडियोस को सपोर्ट नहीं करोगे, मुझसे उम्मीद करोगे, तो मेरे को भी तो दिखे कि इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। आप लोग वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में तो आप शेयर कर सकते हैं, इतना ही आप कर दीजिए। आप अपने प्रयास कीजिए, मैं अपने प्रयास करता हूँ, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं कि उसे क्या मंजूर है। बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि देश के पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। फिर पूछा भारतीय नौसेना में शामिल INS नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है, प्रोजेक्ट 17A। और
झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? भार्गवस्त्र। किस राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की? उड़ीसा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया 16 जनवरी। मकर विलक्कू फेस्टिवल मनाया केरल में। एक बुक है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान। और पीएम मोदी ने अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन शुरू किया? मिशन मौसम। फिर पूछा पीएम मोदी ने ही एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? नवी मुंबई। और आखिरी प्रश्न पूछा था किसने काशी तमिल संगम 3.0 को शुरू किया? धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री हैं। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था? तो आंसर होगा रशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।